नमस्कार मित्रों, मैं विनय कुमार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश ज्ञान बाय विनय सर पे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि इसके साथ साथ हम इंग्लिश टू हिंदी पर भी काम करेंगे, ताकि जिन लोगों को बुक पढ़ना नहीं आता है उनको बुक पढ़ना आ जाए, और जो हिंदी से इंग्लिश नहीं बना पाते हैं वो अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे मेरे साथ साथ प्रतिदिन, तो निश्चित रूप से उनको ट्रांसलेशन करना उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बड़े आराम से कर पाएंगे। और अगर कंटिन्यू काम करेंगे तो एक दिन स्पीकिंग भी उनके लिए इजी हो जाएगी। तो देखते हैं आज का टॉपिक। ये हमारा एक रूल है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स के हिसाब से। तो इस पे पिछले 3-4 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें ट्रांसलेशन करना है। अब हम करेंगे क्या, थोड़ा और संक्षेप में लिख लेते हैं कि जब हम इसको शुरू करेंगे तो फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे। नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को रखेंगे नंबर 1 पे, सब्जेक्ट की मीनिंग लगा देंगे। नंबर 2 पे हमें वर्ब रखना है, वर्ब, ठीक है ना। नंबर 2 पे क्या करना है, वर्ब रखेंगे। और नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट, कर्म। ये भी मैं बता चुका हूँ कि हिंदी के वाक्य में कर्म कैसे ढूंढते हैं, इसलिए वीडियो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। और नंबर 4 पे OW माने अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी शब्द बचेंगे वाक्य में वो सब अदर वर्ड के अंतर्गत आते हैं, शेष शब्द। तो आप ये स्टेप फॉलो करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 आप कर लेंगे। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि ये फॉर्मूला बेसिकली हमारा लगभग हर टेंस से और जितनी भी ट्रांसलेशन है सबसे मैच करता है। होता क्या है कि जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसा निगेटिव, तो निगेटिव बनाते समय थोड़ा वी जहां पर वर्ब है उसको हम डेवलप कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, वहां पर वी का हो जाता है, मान लीजिए ये है एच एन और एम, इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। मतलब यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और निगेशन लगाएंगे, नॉट वगैरह, नॉट है, नो है, और यहाँ पर एम बी माने मैन वर्ब लगाएंगे। कहाँ पर, वर्ब की जगह। मान लीजिए हमें कोई निगेटिव सेंटेंस करना है, ठीक है, निगेटिव करना है, तो हम यहाँ जहाँ पर वर्ब लिखा है यहाँ थोड़ा सा हमारा सिस्टम बदल जाएगा। क्या करेंगे फिर हम एच एन वी, ये 3 चीजें ध्यान रखेंगे। ये हमारा कोड है कि एच एन वी हम यूज करेंगे। तो एच एन वी जब हम यूज करेंगे तो एच की जगह हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, और एन से नॉट और वी से मेन वर्ब, ये लगा देंगे, हमारा वाक्य हो जाएगा। अब कुछ सेंटेंस यहाँ पर लेते हैं इनको समझने के लिए कि स्टेप टू स्टेप जो है जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो किस प्रकार से किया जाएगा। कल एक और बात मैंने आपको बताई थी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हमें आगे मिलता है, फिर हम विपरीत क्रम से आते हैं वाक्य के पिछले भाग से, बिल्कुल। कल मैंने एरो लगा के बताया था, तो आप अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, तो देख लेंगे। जैसे कल हमने कुछ वाक्य किए थे दिस दैट के, ठीक है ना, और उसके अलावा भी हम देख सकते हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश। अब इस वाक्य की अगर हमें अंग्रेजी बनानी हो तो हम क्या करेंगे,
जब तक चीज़ें एकदम क्लियर नहीं होती हम नंबरिंग कर लेंगे, नंबर डाल लेंगे, पॉइंट कर लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन कृषि प्रधान देश है? हमारा देश। 1। वर्ब 2 है। फिर यहाँ हम चलेंगे, आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ब है इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्ट उन्हीं वाक्यों में आता है जिनमें वर्ब एक्शन मूड में होती है। जब किसी क्रिया में कुछ काम होने का भाव होता है तो उसी के साथ ऑब्जेक्ट होगा, और शेष के साथ वर्ब अपने स्टेटिव फॉर्मेट में आती है, स्टेट वर्ब होती है, उसमें केवल सूचना हुआ करती है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो यहाँ 1 2 और उसके बाद में अब हमारा बचा 3 नंबर पे। नंबर 1 पे हम इसकी मीनिंग लगाएंगे, 2 पे इसकी लगाएंगे और 3 पे इसकी लगाएंगे। कैसे करेंगे इसकी ट्रांसलेशन? मीनिंग लगाते चलिए। अवर कंट्री, ठीक है ना, जो फर्स्ट वर्ड है इसकी मीनिंग लगाओ, हमारा देश, अवर कंट्री। नंबर 2 इज एक कृषि प्रधान। कृषि प्रधान माने खेती पर निर्भर, ठीक है ना, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रीकल्चरल, और यहाँ पर फिर लगाएंगे देश के लिए कंट्री। अवर कंट्री इज एग्रीकल्चरल कंट्री। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अधिकांश व्यवस्थाएं कृषि पर निर्भर है। वे बहुत परिश्रमी, पहले की तुलना में छोटा है वाक्य। फिर वही हम पहला स्टेप हमारा नंबर 1 नंबर 2 3 4 या पूरा मिला के भी हम इसको कह सकते हैं। ये 3 नंबर हो गया। ये सब्जेक्ट है, वर्ब पीछे मिलता है, फिर हम विपरीत क्रम में आते हैं। वे बहुत परिश्रमी है। तो यहाँ पर हमारी ट्रांसलेशन हो जाएगी दे हैं के लिए, आर बहुत के लिए, वेरी, और परिश्रमी के लिए आप मीनिंग लगा सकते हैं लैबोरियस या हार्ड वर्किंग। आप इस प्रकार से हार्ड वर्किंग, ये भी लिख सकते हैं, हार्ड वर्किंग। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। और आप चाहें तो हार्ड वर्किंग की जगह एक दूसरा मीनिंग लगा सकते हैं लैबोरियस। बहुत सारे मीनिंग होते हैं लैबोरियस, ठीक है ना। इसकी जगह एक और मीनिंग आती है, इसको हम बोलते हैं टॉयलिंग। इसका मतलब ये होता है परिश्रमी और मेहनती। उर्दू में मेहनती कहते हैं देशज भाषा में, और शुद्ध हिंदी में इसको परिश्रमी बोला जाता है। अब हम यहाँ पर कुछ और सेंटेंस ले रहे हैं। आप जो है आपके इनके संबंध में जो भी डाउट्स हो तो कमेंट कर दिया करो नीचे। तो कमेंट देख के हमें जो है मोटिवेशन मिलता है, और हम ये समझने में सक्षम होते हैं कि आपकी इसमें समस्याएं किस प्रकार की हैं और आप कैसे प्रश्न क्लियर कराना सकते हैं। तो और हम देखेंगे एग्जाम्पल इनके कि ये फॉर्मूला आखिरकार कैसे लागू होता है। फिर हम आपको बताएंगे नेगेटिव का। अभी हम सामान्य प्रकार के वाक्यों की बात कर रहे हैं। यह लट्ठा बहुत लंबा है ना। यह लट्ठा बहुत लंबा है। बड़े आराम से बाकी को देखा करो, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, और जब आपने पढ़ा कि देखा यह लट्ठा बहुत लंबा है, तो ये सामान्य प्रकार का वाक्य है। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे कौन लंबा है, यह लट्ठा। तो ये पहला स्टेप हुआ हमारा।
वन सब्जेक्ट से आएगा। उसके बाद आपको पता है वर्ब कहाँ मिलता है, पीछे। कहाँ मिलता है, पीछे। फिर ये बचा तीसरे स्टेप पर। अब इसको करेंगे दिस, यह के लिए दिस। अब लट्ठा की मीनिंग लगाएंगे, तो लट्ठा को लॉग भी बोलते हैं, बीम भी बोलते हैं, बीम। दिस बीम इज वेरी, और लंबा के लिए लॉन्ग। दिस बीम इज वेरी लॉन्ग, यह लट्ठा बहुत लंबा है। तो इनको ध्यान से देखिएगा और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे इनके नेगेटिव सेंटेंस। थैंक यू।